हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा यूनिट 1 इंटरनेशनल बिजनेस की, जो सेमेस्टर 2 के लिए प्रॉपर है और सेमेस्टर 6 वालों के लिए ये टॉपिक सेम है। तो दोस्तों, दोनों देखना बहुत केयरफुली, बहुत ही आसान तरीके से यूनिट 1 आप खत्म कर लोगे। 2 पार्ट में आपका यूनिट 1 है, लेकिन दोनों में समझा दूंगा कि आप आँख बंद करके इसको आराम से समझ सकते हो। तो मुद्दा ये था कि सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस चालू कैसे हुआ। आपको पता होना चाहिए कि भारत देश जो आज़ाद हुआ था वो 1947 में हुआ था। और 1947 के बाद जब हमारे देश के अंदर 1951 के अंदर अगर मैं बात करूँ 5 ईयर प्लान बनाए गए थे, तो उस टाइम भी थोड़ा आसपास एक रूल बनाया गया था, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, जिसका मतलब होता है कि भारत को भारत के अंदर ही काम करना है। ठीक है, विदेशों से ज़्यादा लेन देन करना नहीं है। ये बात पक्की बात है। तो तब ये काम चलता रहा 1990 तक। तब जाके 1991 में भारत में क्या बनी थी, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो हमारा मैटर क्या है ग्लोबलाइजेशन से, कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया, 1951 में क्या बना था, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी कंट्री को विदेशों से काम करने के लिए रोक देते हैं। बट 1991 में क्या अपनाया गया, एलपीजी, जिसका पार्ट क्या है हमारे पास, ग्लोबलाइजेशन। आपसे किसी ने पूछा ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो देखते हैं हम इसको बात समझते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो हमने बोला ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज। मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम इंटीग्रेशन मतलब खोल देते हैं किसको, अपनी इकोनॉमी को विदेशी कंपनियों से या विदेशी बाउंड्री से। चाहे वो काम हम किस लिए कर रहे हो, प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो, सर्विस के लिए कर रहे हो, कैपिटल के लिए कर रहे हो, किसी इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हो। तो मतलब क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब अपने देश की इकोनॉमी को विदेशों से खोल दिया जाता है, इंटीग्रेशन कर दिया जाता है, इसे कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है, ग्लोबलाइजेशन क्लियर हो गया कि भाई जब हमारे देश की इकोनॉमी को हम विदेशों के से खोल देते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं कि आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो, तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम, ग्लोबलाइजेशन। अब आपके मन में आया कि ग्लोबलाइजेशन किया क्यों गया, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है कि भाई ग्लोबलाइजेशन के फायदे क्या है। तो पहला है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहला टॉपिक क्या है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हमने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, तो इससे पहला बेनिफिट ये मिला कि जब कोई कंट्री ग्लोबलाइजेशन अपनाती है, अपनी इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन कर लेती है, तो उससे उसकी इकोनॉमी में उद्योगीकरण, इंडस्ट्रियों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाता है। कैसे भाई, सीधी सी बात है, अगर मैं अपने इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बना रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो सिर्फ इंडिया के लिए करूँगा। लेकिन जैसे चाइना है, वो हर कंट्री में अपना सामान भेज रही है, कुछ लिमिटेड कंट्रियों में। तो ये क्या है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज उनकी कंट्री इतने बड़े लेवल पे स्कोप पे काम कर रही है, क्यों कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दूसरा पॉइंट लिखा है बैलेंस्ड डेवलपमेंट। बैलेंस डेवलपमेंट मतलब देखा जाए तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन कर दें तो हमारी इकोनॉमी जिन चीज़ में तो अच्छी है वो काम तो हम बढ़िया कर रहे हैं, और जो चीज़ नहीं है वो हम विदेश से मंगवा लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में बैलेंस डेवलपमेंट रहेगा। क्लियर। थर्ड, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। भाई सीधी सी बात है, जब हम बड़े लेवल पे काम करेंगे तो हम सिर्फ अपनी इकोनॉमी के बारे में नहीं, अर्निंग करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन बाहर बेचने के लिए भी करेंगे। पक्की बात है। तो इससे हमारा क्या इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। फोर्थ, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि भाई जब हम विदेशों से जुड़ जाते हैं तो कुछ वो नई नई टेक्नोलॉजी या फिर कुछ नया ट्रेंड हमें विदेशों से सीखने को मिलता है, कुछ हम अपना वहाँ पे देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, अच्छे से हो जाता है। ठीक है। अगर बात करें, अगर हम विदेशों से ना कनेक्ट होते तो क्या पता हम बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम पे जो यूज़ कर रहे हैं विदेशी, वो नहीं करते। तो इससे क्या होता है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा नहीं हो पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड खराब है, मतलब कि विदेशों से कनेक्ट होने के बाद हमें कुछ और नई चीज़ों को अफोर्ड करने का मिलता है। ठीक। नेक्स्ट, हेल्दी कंपटीशन। जब हम डोमेस्टिक कंपटीशन के अलावा विदेशों में बात करते हैं, विदेशों में काम करते हैं, तो हमारा कंपटीशन एक हेल्दी लेवल पे आता है। मतलब हमें काम करने को और ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है अदर कंट्रियों से। तो एक कंपटीशन बड़े लेवल पे होता है। ठीक। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। भाई सीधी सी बात है, जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं सिर्फ इंडिया के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल उसके अकॉर्डिंग है। जब हम काम करेंगे बड़े लेवल पे, विदेशों में ही बेचेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट की और नीड बढ़ेगी। पक्की बात है। तो ग्लोबलाइजेशन करने से हमारा एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है। तो दोस्त, ये मैंने आपको जो 6 पॉइंट बताए हैं, तो इन 6 पॉइंटों से आप बता सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेज क्या है। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन से हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट क्या पड़ा है, तो पहला इम्पैक्ट पड़ा है किलिंग ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। जब से भारत के अंदर ग्लोबलाइजेशन हुआ है,
तब से भारत की जो अपनी डोमेस्टिक कंपनी है उन पे ज़्यादा बहुत फ़र्क पड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो तो इंडिया के पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी चाइना लेके बैठा है, पक्की बात है। अब चाइना भाई, या सपोज करो इंडिया वाले पूरी मेहनत करके कम से कम चीज़ को बनाते हैं, मतलब कम से कम कॉस्ट में चीज़ बनाते हैं, चाइना वाले उससे भी सस्ता बना देते हैं। ये बात मानते हो नहीं मानते हो? तो इससे हमारी डोमेस्टिक कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सेकंड, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अब देखो जैसे सीधी सी बात है, हम क्या करते हैं, हम पे जो कपड़े होते हैं जो हमने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए हैं उसको किसी बाहर दे देते हैं कि भाई इसे तू पहन ले, पक्की बात है आउटडेटेड हो जाता है हमारे लिए। तो ऐसे ही ये माना जाता है कि जो विदेशी कंपनी कोई टेक्नोलॉजी देती है, कोई भी सोर्स करती है, वो हमारी कंट्री पर भेजते हैं जहाँ पे क्या होती है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। तो उसका मतलब दूसरा इसमें क्या बढ़ता है कि हम जो यूज़ करते हैं वो क्या होती है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब से ज़्यादा ये डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस हुआ है, जब से हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं किसका, अपने रिसोर्सेज का, चाहे वो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हो। इसमें क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। भाई सीधी सी बात है, जब से हमारे देश में ये ग्लोबलाइजेशन आया है, ये अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से हुआ है। भाई सीधी सी बात है, आप बहुत सिंपल सी बात सोचना, हम इंडिया में एम्प्लॉयड है अपनी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, पक्की बात है। जब विदेशी कोई टेक्नोलॉजी आएगी तो हमारे लोगों तो समझना थोड़ा मुश्किल है। तो मतलब इसका बेनिफिट उसको हो रहा है जो थोड़ा सा ज़्यादा क्या है, कैपिटल फॉर्मेटिव बच्चे बंदे हैं। कौन है, कैपिटल फॉर्मेशन वाले बंदे हैं, ठीक। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। जब से इंटरनेशनल बिजनेस हुआ है, जब से क्या होने लगा है, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है हमारे देश में, जब से क्या होने लगा है कि भाई हमारे देश में इनइक्वालिटी फैल गई है। कैसे? भाई ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा उन कंपनी को होता है जो विदेशों से लेन देन कर रहे हैं, और जो इंडिया में है, जो इनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि विदेशों से काम कर सके, तो वो क्या कर रहे हैं भाई, वो तो अपने काम में लगे पड़े हैं। तो मतलब रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है, और ज़्यादा होता जा रहा है। और नेक्स्ट, थ्रेट टू नेशनल सॉवरेनिटी। भाई सीधी सी बात है, जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, भारत की जो सॉवरेनिटी है, प्रभुत्वता है, उस पर फ़र्क पड़ा है, ठीक है। तो ये था आपका ग्लोबलाइजेशन टॉपिक कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, उसके एडवांटेज और उसका इम्पैक्ट। अब बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन होने के बाद हमने क्या किया होगा, इंटरनेशनल बिजनेस। तो किसी ने पूछा इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, तो हमने बोला इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब होता है कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी बियॉन्ड नेशनल बाउंड्री। जब हम कभी इंटरनेशनल एक्टिविटी करते हैं अपनी बाउंड्री के बाहर, जब हम कभी भी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करते हैं कंट्री के बाहर, उसे क्या बोलते हैं हम, इंटरनेशनल बिजनेस। क्लियर? इसके बाद आती है इससे फ़ायदे क्या हुए। तो भाई सीधी सी बात है, जब इंटरनेशनल बिजनेस होगा तो बाहर वाली कंट्री हमारे देश में भी आएगी, हमारी कंट्री विदेश में भी जाएगी, पक्की बात है। तो इससे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है हमारे देश को, ठीक। दूसरा बेनिफिट, एक्सपेंडिंग टारगेट मार्केट। भाई सीधी सी बात है, मैं हूँ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाऊँगा तो मेरा जो टारगेट है मार्केट का वो छोटा सा रहेगा। लेकिन जब मैं इंटरनेशनल लेवल पे काम करूँगा, जब मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगा, तो मेरी जो मार्केट अवेलेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो उससे हमारी मार्केट का टारगेट क्या होता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट। भाई सीधी सी बात है, जब हम कभी भी इंटरनेशनल मार्केट करते हैं तो यहाँ की कंट्री के जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो तो है ही हैं, साथ में विदेशों में भी जाके जब हम देखते हैं तो हमारे पास मार्केट एक्सपेंड होने से हमारा रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा कैपेबल होता है। नेक्स्ट, ग्रेटर वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल। भाई इंटरनेशनल बिजनेस करने से जो हम काम, जैसे एक एग्जांपल दो प्रेस का, पहले ज़माने में प्रेस कौन सी चलती थी, कोयले वाली, फिर आई वो जो अब हम वो लगा कहते हैं, अब तुम देखा होगा कपड़े को सीधा रखो, हम सीधा उसे प्रेसिंग कर देते हैं। तो ये क्या है, हम पे बहुत तरह की वैरायटी आ गई है एक ही चीज़ की। तो इंटरनेशनल बिजनेस से पॉसिबल हुआ है कि हम एक ही काम को करने की बहुत सारी हम पे क्या आ गई है, वैरायटियाँ। नेक्स्ट, बेटर रिलेशन विद कंट्री। जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो सीधी बात है हमारी जान पहचान किससे होती है, अदर कंट्री से जान पहचान होती है, जिससे हमारी कंट्री का उस कंट्री के रिलेशन क्या होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं। नेक्स्ट, इनहेंस कंपटीशन कंपनी रेपुटेशन। ये ज़्यादा से ज़्यादा एक कंपनी के रेपुटेशन को अच्छा करता है। अगर हम बात करें किसी कंपनी की, भाई वो इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है, तो हमारे मन में क्या आता है, भाई हाँ उसकी क्या रेपुटेशन है, वो डोमेस्टिक में तो करती करती है, साथ में विदेशों में भी अपने सामान बेच रही है। तो क्या होता है, इंक्रीज होता है क्या है, रेपुटेशन ऑफ कंपनी। तो ये तो दोस्त इसके फ़ायदे। अब कभी बाई चांस ऐसा हो कि आप भूल जाओ तो इंटरनेशनल बिजनेस और ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट थोड़े बहुत मिला सकते हो। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या है। भाई जब इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो हमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है। नंबर 1,
कल्चर की प्रॉब्लम, भाई सीधी सी बात है, हम इंडिया में रह रहे हैं, हम चाहते हैं हमारा कल्चर ज़्यादा चले। जब हम ऐसे ही इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो वहाँ के कल्चर की डिमांड वहाँ पे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ता है किसमें, कल्चर में। किसमें फ़र्क पड़ता है, कल्चर में। तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या पड़ती है हमको, कल्चर की। सेकंड, लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, मतलब अगर मैं बात करूँ लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन की, जितना ज़्यादा आप इंटरनेशनल बिजनेस करोगे उतना ज़्यादा आपका कंपटीशन का लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, सावधानी बरतनी पड़ती है ना, तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। नेक्स्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस, भाई सीधी बात है, इंटरनेशनल बिजनेस वो करो जिसके पास ज़्यादा इंटीमेशंस हो बिजनेस की, मतलब जिसके पास ज़्यादा जानकारी होगी बिजनेस की, वो ही ज़्यादा इंटेलिजेंस में, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस में घुसेगा। लाइक मैं डोमेस्टिक बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मैं सीधा हाथ मारूँ किस पे, इंटरनेशनल बिजनेस पे, तो मेरे को ज़्यादा चांसेस है किसके, लॉस के। क्यों, क्योंकि मुझे पहले पूरी इंटेलिजेंसी से जानना पड़ेगा मार्केट के बारे में। पक्की बात है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सिस्टम, भाई बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करती है गवर्नमेंट जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। डोमेस्टिक बिजनेस करते टाइम तो ये एक बात होती है कि हाँ हम किसी चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, बट इंटरनेशनल बिजनेस करने पे ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंटरवेंशन इन्वॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लॉ, भाई इंडिया के लॉ अलग होते हैं और विदेशों के लॉ अलग होते हैं, तो ज़्यादातर हर्डल, रुकावटें क्या आती है, इंटरनेशनल लॉ की, क्योंकि हम अपने यहाँ के अवेयर तो होते हैं लॉ से, वहाँ के लॉ का अवेयर हम होते नहीं हैं, तो हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होनी पड़ती है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी, भाई इंडिया की टेक्नोलॉजी इंडिया में फेमस है, विदेशों की टेक्नोलॉजी विदेशों में फेमस है, तो सीधी बात है एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनता है क्या इसमें, टेक्नोलॉजी का, कि हमको वहाँ से थोड़ा इमर्ज करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ज़्यादातर क्वेश्चन ये आने वाला है, तो पेपर में आया डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या अंतर है। भाई बहुत सिंपल पॉइंट है, पहला पॉइंट लिखना डेफिनेशन, कि इंटरनेशनल बिजनेस वो होता है जो बियॉन्ड द बाउंड्री होता है, और डोमेस्टिक बिजनेस वो होता है जो हमारी हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर होता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, बायर एंड सेलर, अगर देखे जाएँ तो डोमेस्टिक बिजनेस में बायर और सेलर दोनों ही हमारी कंट्री के होते हैं, बट इंटरनेशनल बिजनेस में बायर और सेलर हमारे एक कंट्री का इधर होता है और एक कंट्री का दूसरा होता है। नेक्स्ट, करेंसी, जब हम डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं तो हम जो डीलिंग करते हैं वो अपनी करेंसी में करते हैं, बट इंटरनेशनल बिजनेस में डीलिंग जो करनी पड़ती है वो अदर कंट्री करेंसी में करनी पड़ती है। नेक्स्ट, कस्टमर्स, अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक बिजनेस में जो कस्टमरों की होमोजेनिटी होती है, एक रूपता होती है, वो ज़्यादा होती है। इंटरनेशनल बिजनेस करने पे वहाँ के कस्टमर अलग है, वहाँ का टेस्ट, वहाँ का प्रेफरेंस सब अलग अलग है, तो वहाँ पे होमोजेनिटी कम पाई जाती है। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, अगर हम ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात करें तो डोमेस्टिक बिजनेस सिर्फ इंडिया के अंदर किया जाता है और इंटरनेशनल इंडिया के बाहर किया जाता है। नेक्स्ट, बिजनेस रिसर्च, अगर देखा जाए बिजनेस रिसर्च की तो बिजनेस रिसर्च लेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब बहुत कम जटिलता पैदा करते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन जब आप बाहर जाओगे इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये तो बहुत सीधी बात है, जब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बिजनेस करोगे तो सीधी बात है उसमें कम इन्वेस्टमेंट चाहिए एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन, ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे होते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस में। तो दोस्तों ये मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें बताई है। इस वीडियो को देख के मेरे हिसाब से यूनिट 1 आप आधी से ज़्यादा सीख चुके हो। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा एक्सपोर्टिंग, फ्रेंचाइजिंग, ये सब क्या होती है, तो प्रॉपर तरीके से देखो। और इन पॉइंटों को जो मैंने एक्सप्लेन किया, आपको पॉइंट बताया, पहला काम आपका पॉइंटों को याद करना, उसके बाद उन बातों को समझना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो, लोगों तक सब्सक्राइब करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ों के बारे में जान सके। और एक चीज़ और, जिस बच्चों को इनके नोट्स चाहिए तो नोट्स अवेलेबल हैं, वो मेरे को मैसेज कर दो मेरे इस नंबर पे 9625771773 पे। अगर आप मुझे कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करा सकता हूँ, बट ज़्यादा बेटर होगा आप इसमें पैसे ना खर्च करके आप क्या करो, वीडियो को देख के अपने माइंड में सेट करो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए यूनिट 2 का पार्ट 2।